तैनात किए गए हमारे लगभग 35-40 हज़ार एसपीओज भाई बहन हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हैं काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो है कुछ अफ़वाहें चल रही थी कि इनको अब इनकी तनख्वाहों में जो है इजाफ़ा किया जाएगा, इनके लिए पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी। लेकिन जब से डीजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए डीजी साहब ने जो है पदभार संभाला है, उसके बाद में जो है कुछ वो मामला जो है ठंडे बस्ते में चले गए, वो फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली गई हैं। क्यों नहीं इन एसपीओज़ के लिए भी जो अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं, मिलिटेंसी को रोकने में एक अहम रोल जो है इन एसपीओज़ का भी रहा है, इनके लिए क्यों नहीं कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है? देखिए, जहाँ तक एसपीओज़ का सवाल है, मिलिटेंसी में अहम रोल जो मिलिटेंसी को ख़त्म करने में है, वो हमारे इन एसपीओज़ का है। जहाँ भी आप देखोगे, वक़ार रसूल के बहनाल में जो बहुत बड़ी तारीखी रैली की, बिल्कुल। हमने रामबन के मकाम में बहुत बड़ी तारीखी रैली की, और हम 16 तारीख को नील में भी वक़ार साहब के घर में घुस के एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। तो वक़ार साहब की खिलाफत का जवाब वही है कि पहले अपने घर को संभालो, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालो, फिर 90 सीटों का दावा करो। पहले अपने घर की सीट को संभाल लो, हम इनकी जमानतें जब्त करवा देंगे। जो आज़ाद की वेव चली है, तो आप देख रहे हो उन पर कैसे डंडे बरसाए जाते हैं। अब लास्ट का हथियार ये गवर्नमेंट ने लिया कि मुलाजम यूनियनों को ही बैन कर दिया कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अरे हमें रास्ता दिखाइए कि वो आवाज़ अगर उठाए तो उनका सुनने वाला कौन है, हमने वो आवाज़ किसके सामने रखनी है। चाहिए था सरकार को कि वो लीडर जो डिफरेंट यूनियंस के लीडर हैं उनके साथ बातचीत करें और उनकी ग्रीवेंसेस को हल करते, लेकिन वो करने के बजाय इन्होंने इस वक्त जो है मुलाजिम यूनियनों पर जो है बैन लगाया हुआ है, जिसके बारे में हमारी पार्टी ने पूरी मजम्मत की हुई है। और आज़ाद साहब ने डेली वेजर्स के बारे में अपनी तकरीरों में बताया कि हमारी पीआरटी होगी, जो डेली वेजर्स हैं और दीगर जो आरजी अमला है, हम उनको पीआरटी बेस पर उनके जो है मुतालबात पूरे करेंगे। अगर हम आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जोनल जनरल सेक्रेटरी चनाब वैली DPAP शेख ज़फ़रुल्लाह साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह साहब, अगर बात करें हम आज़ाद साहब और सरोड़ी साहब, बाकी सब लोग जो दौरे पे थे चनाब वैली के, किस तरह का रुझान जो है वो दिखा? और अगर हम बात करें सरोड़ी साहब, आज़ाद साहब काफ़ी फॉर्म में दिख रहे थे, जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी और जिस तरह से वो काउंटर कर रहे थे, कैसे देखते हैं? देखिए अरफाज साहब, आप ये देखिए कि आज़ाद साहब एक शख्सियत हैं जिनका बहुत बड़ा विजन है। उनके मुकाबले कोई भी लीडर यहाँ J&K स्टेट में नहीं है। उन्होंने यहाँ 2.5 साल के अरसे में जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं, और 2.5 साल के बाद जो काम हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। आज़ाद साहब की शख्सियत को लोग बहुत पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस किस्म के काम किए हैं कि जिनकी सराहना हर जगह होती है, और लोगों का प्यार जो है आज़ाद साहब के लिए बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, जो हायर सेकेंडरीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कॉलेजेस हैं, रोड्स हैं, तहसील्स हैं, नयाबत्स हैं, ये किसकी देन है? वो 2.5 साल के अरसे में जो आज़ाद साहब ने लोगों को दिया है, इसलिए लोग जोक दर जोक उनकी जो पार्टी में है शामिल हो रहे हैं। और हर जगह आज़ाद साहब का बहुत जोश जो हुआ, इस्तकबाल हुआ, और हर मीटिंग में हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। ज़फ़र साहब, काफ़ी सारे आरोप भी लगाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा आज़ाद साहब पे कि आज़ाद साहब जिस आज़ाद को कांग्रेस ने बनाया उसके नहीं निकले आज़ाद साहब, तो आम जनता के या लोगों के क्या निकलेंगे? देखिए, अगर J&K की हिस्ट्री देखी जाए तो आज़ाद साहब ही जो है कांग्रेस यहाँ की थी। आज़ाद साहब ने ही कांग्रेस को यहाँ जन्म दिया, और आज़ाद साहब के वक़्त में यहाँ जो है कांग्रेस की सीटें आई। ये कहने की बातें हैं। जो लोग खुद, आज आप मीडिया पर देख लें, अखिलेश यादव का बयान सुनिए आप, जो आज तक जो आज़ाद साहब की शख्सियत पर उंगली उठाते हैं, वो तो खुद उसमें फंसे हुए हैं। ये गलत, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है और इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये लेबल लगाते हैं।
और इनको आज़ाद साहब की डेवलपमेंट जिन लीडरान को दिखाई नहीं देती है, मैं कहता हूँ कि उनकी जो आँखों की जो चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर चेंज हुआ है, उनको दोबारा वो आई स्पेशलिस्ट से अपनी नज़र चेक करानी चाहिए, तो चश्मा नया लेना चाहिए, ताकि उनको 2.5 साल की जो डेवलपमेंट आज़ाद साहब की है वो दिखाई देगी। तो फिर साहब अगर बात करें हम आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब वही आज़ाद साहब हैं जिन्होंने पहली बार इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ा था और 100-150 वोट आए थे और फिर सेंटर से जो है कांग्रेस ने ही उनको मौका दिया था। देखिए, आप उस टाइम की बात कर रहे हो जिस वक़्त में हमारे यहाँ के लोग जो हैं हल के निशान को एक पवित्र चीज़ समझ करके, एक तावीज़ समझ करके अपने पास महफूज रखते थे। आप जो है यहाँ का जवान, यहाँ का मज़दूर, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ की लेडीज़, इन सब को पता चल चुका है कि जो आज़ाद साहब है वही हमारा मुस्तक़बिल है। आज़ाद साहब का विज़न जो है इसके मुकाबले किसी लीडर का विज़न नहीं है। आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने इस इलाके को भी किसी नक्शे पर लाया, वरना हमें बहाल कहा जाता था, हमें बैकवर्ड कहा जाता था। जब यहाँ यूनिवर्सिटियों का क़याम किया गया, यहाँ टूरिज़म को बढ़ावा दिया गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, यहाँ तहसीलें क्रिएट की गई, तो उसी वजह से तो यहाँ की डेवलपमेंट भी हुई। तो अब कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है कि जिस वक़्त आज़ाद साहब यहाँ हारे थे, उस वक़्त के माहौल में और आज के माहौल में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि उस वक़्त की जो पार्टियाँ थी उन्होंने कैसे आज़ाद साहब को हराया था, कभी पाकिस्तान का नमक दिखाते थे, कभी नीला झंडा दिखाते थे, इस किस्म का, और 370 का धांसा देते थे। तो इस वजह से वो उस वक़्त हारे थे। वरना उसके बाद तो आपने देखा कि आज़ाद साहब की शख्सियत को महाराष्ट्र में माना गया। अगर यहाँ से आप कहते हैं कि हार गए, तो आज़ाद साहब की शख्सियत को महाराष्ट्र में भारी अक्सरियत से लोगों ने जिताया और कांग्रेस ने दिया ना। देखिए, काम करने वाले को ही मौका दिया जाता है। कांग्रेस एक जमात थी, आज़ाद एक शख्सियत थी। आज़ाद की मेहनत ने ही आज़ाद को वो मकाम दिया, न कि कांग्रेस ने दिया। अगर कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस का कोई एहसान नहीं है, तो फिर आज़ाद साहब का कौन सा एहसान है कांग्रेस पे? जितना आज़ाद साहब ने कांग्रेस को दिया है उतना लिया भी तो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमने उसको दिया, आज़ाद साहब ने कांग्रेस को दिया। पंजाब में कितने हमले आज़ाद साहब पर हुए, कितने मिलिटेंट्स अटैक हुए, और 5 साल मेहनत करने के बाद आज़ाद साहब ने पंजाब को दिया, पंजाब कांग्रेस को दिया। और आज भी लेना था, आज़ाद साहब के बगैर भी लेना था ना पंजाब। कई सीटें जीत के दी आज़ाद साहब ने, बल्कि आज़ाद साहब का एहसान कांग्रेस के ऊपर है कि आज़ाद साहब ने कितनी रियासतें इनको जीत कर दी, जिन रियासतों में इस वक्त ये 0 पर हैं। शेख साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी 31 अक्टूबर के दिन को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था जेके यूटी फाउंडेशन डे के रूप में, तो क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं? जेके यूटी जो है, यूटी बनने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, आप इसमें संतुष्ट हैं? देखिए, यूटी की खुशी मनाना, बल्कि जिस दिन यूटी बनी है उसको मातम में मनाना बेहतर है, जो इस वक्त के हालात हैं। लेकिन डीपीएपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं, कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं। वही कांग्रेस थी जिन्होंने उसको अपोज किया, उसी दिन उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, काले झंडे दिखाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उस वक़्त कांग्रेस कहाँ थी जिस वक़्त उनके पार्लियामेंट मेंबर्स में खाली गुलाम नबी आज़ाद ने इसकी मजम्मत की और पार्लियामेंट में हंगामा किया? और क्या बाकी जो कांग्रेस के जो लीडर थे वहाँ पार्लियामेंट में, क्या वो कुर्सियों से भी ऊपर उठे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? उनके कितने मेंबर्स थे? उनको चाहिए था कि उन्होंने भी आज़ाद साहब की हामी में हाँ भरनी चाहिए थी। आज मातम करके या खुशी करके आज कोई मकाम नहीं है। इस वक्त जो है दफ़ा 370 का केस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, उस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ही अब इंसाफ देगी। बाद में ये सवाल है कि आप हमें जो है
शेख साहब, जिस तरह से नए नए फरमान जो लाए जाते हैं, खासकर मुलाजमिन की अगर हम बात करेंगे, मुलाजमिन पे अभी एक नया फरमान जो जारी किया गया है, कोई भी मुलाजिम जो है वो अपोज नहीं कर सकता है, सरकारी कोई भी फैसला जो है उन पर थोपा जा सकता है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए अरफात साहब, मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, हमने कई लड़ाइयाँ सरकारों से लड़ी हैं और हमने अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए हैं। हमें इंतहाई अफसोस है कि इस वक्त की सरकार ने जो ये काला फरमान जारी किया है कि कोई भी मुलाजिम जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपने मुतालबात सरकार के सामने नहीं रख सकता है, एहजाज नहीं कर सकता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। ये नए फरमान जो हैं, ये काले कानून जो हैं, इनका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमने, हमारी पार्टी ने इसकी मजम्मत भी की। देखिए, अगर कोई भी मुलाजमीन का मसला है, आपको उनके लीडरों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी जनरल डिमांडें पूरी करनी चाहिए, न कि उनके जो जनरल डिमांडों को दबाने के लिए आप मुलाजमों की यूनियनों पर ही और मुलाजमों की आवाज़ को दबाएंगे। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, अगर यहाँ हमारी यूटी है तो यूटी के कानून, अगर आपने यूटी इसको बनाया, जम्मू कश्मीर को एक रियासत को तोड़ के यूटी बनाया, आपको चाहिए था फिर यूटी के कानून लागू यहाँ करते। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जिस कानून से पब्लिक को फ़ायदा हो उस कानून को यहाँ लागू नहीं किया जाता है। जिस कानून से पब्लिक को नुकसान हो वो कानून यहाँ लागू होता है। देखिए, हमारे पुलिस के कर्मचारी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें मिलिटेंसी के ऑपरेशनों में दी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे उन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो है 75 रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाता है, और जो सेंटर की एजेंसियां यहाँ हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको हज़ारों की तादाद में रिस्क अलाउंस दिया जाता है। कितनी नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि अगर आप कोई कानून लागू करते हो जिसका बेनिफिट पब्लिक को है, तो आपको चाहिए कि आप उस कानून को भी लागू करो, न कि उन्हीं के सिर्फ खाली कानूनों को लागू करो जिनसे पब्लिक को नुकसान है। शेख साहब, अगर बात करें हम डेली वेजर्स की, काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 60,000 संख्या जो है वो कहा जाता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और विभिन्न विभाग हैं जिनमें ये डेली वेजर्स ग्राउंड वर्क करते हैं, ना कि एसी ऑफिसेज में बैठ के जो है काम करते हैं। ऊपर से जो है ऑर्डर्स आते हैं और ग्राउंड पे अगर किसी को काम करना होता है तो यही डेली वेजेस करते हैं। लेकिन इनके साथ भी पिछले 20-22 सालों से जो है अन्याय जो है होता आ रहा है। क्या DPAP की सरकार अगर जम्मू कश्मीर बनती है तो इन डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा? अरफा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं हालिया एक मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ आज़ाद साहब ने गंदों की मकाम पर एक स्पेशल सब डिवीज़न दी थी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी यहाँ के थे, एरीगेशन था, PHE था और PWD था, उसको क्लब करके एक स्पेशल सब डिवीज़न दी थी। इसको मद्देनज़र रख के कि दूर दराज इलाका है, ये दूर दराज किश्तवाड़ या भद्रवा दफ्तरों के चक्कर न काटे। आज ये है कि वो सब डिवीज़न को PHE की जो विंग थी उसको यहाँ से उठाया गया, और जिसके नतीजे में आज 2-3 माह से जो हमारे PHE के एम्प्लॉइज़ हैं तरस रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए। हालत तो ये है कि क्या उनको यहाँ से शिफ्ट करके उनको अभी तक पता नहीं है कि भाई हमारी तनख्वाह जो कहाँ से आएगी। बहुत ही जुल्म हो रहा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर उसको रिस्टोर किया जाए, जो भी हमारी PHE स्पेशल सब डिवीज़न गुंदो है, और उन मुलाजमों की तनख्वाह फौरी तौर पर रिलीज़ की जाए। आप देखते हैं इस वक्त सरकार अगर खड़ी है, रेगुलर पोस्टें जो हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं, और हर डिपार्टमेंट में जो है, जैसे फॉरेस्ट में डेली वेजर काम कर रहे हैं, PHE में डेली वेजर काम कर रहे हैं, PWD में डेली वेजर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जिसमें कि खाली डेली वेजरों पर ही डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन उन डेली वेजरों की हालत आप देख रहे हो, उन पर कैसे डंडे बरसाए जाते हैं। अब लास्ट का हथियार ये गवर्नमेंट ने लिया कि मुलाजम यूनियनों को ही बैन कर दिया कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अरे हमें रास्ता दिखाइए कि
वो आवाज़ अगर उठाए तो उनका सुनने वाला कौन है? हमने वो आवाज़ किसके सामने रखनी है? चाहिए था सरकार को कि वो लीडर जो डिफरेंट यूनियंस के लीडर हैं उनके साथ बातचीत करें और उनकी ग्रीवेंसेस को हल करते, लेकिन वो करने के बजाय इन्होंने इस वक्त जो है मुलाजिम यूनियनों पर जो है बैन लगाया हुआ है, जिसके बारे में हमारी पार्टी ने पूरी मजम्मत की हुई है। और आज़ाद साहब ने डेली वेजर्स के बारे में अपनी तकरीरों में बताया कि हमारी पीआरटी होगी, जो डेली वेजर्स हैं और दीगर जो आरजी अमला है, हम उनको पीआरटी बेस पर उनके जो है मुतालबात पूरे करेंगे अगर हमारी हुकूमत आएगी। ज़फ़र साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर पुलिस में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाम पे जो है तैनात किए गए हमारे लगभग 35-40 हज़ार एसपीओज़ भाई बहन हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हैं काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जो हैं कुछ अफवाहें चल रही थी कि इनको अब इनकी तनख्वाहों में जो है इजाफ़ा किया जाएगा, इनके लिए पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी, लेकिन जब से डीजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए डीजी साहब ने जो है पदभार संभाला है, उसके बाद में जो है कुछ वो मामला जो है ठंडे बस्ते में चले गए, वो फाइलें जो है ठंडे बस्ते में चली गई हैं। क्यों नहीं इन एसपीओज़ के लिए भी जो अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं, मिलिटेंसी को रोकने में एक अहम रोल जो है इन एसपीओज़ का भी रहा है, इनके लिए क्यों नहीं कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है? देखिए, जहाँ तक एसपीओज़ का सवाल है, मिलिटेंसी में अहम रोल जो मिलिटेंसी को ख़त्म करने में है वो हमारे इन एसपीओज़ का है। जहाँ भी आप देखोगे, जिस भी ऑपरेशन में देखोगे, वहाँ एसपीओज़ ने ही अच्छा काम किया हुआ है। हम भी वक्ती सरकार से भी ये मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट परमानेंट किया जाए, न कि इनकी उस कुर्बानी को जो है इस वक्त भी मतलब जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रख के उन तमाम लोगों को जो है परमानेंट किया जाए, और ताकि उनके भी उन्होंने जो अपना जवानी है वो जवानी जो है इसी महकमे के लिए सर्व की है। अब वो कई लोग जो हैं ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार को चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनको फौरी तौर पर जो वैकेंट पोस्टें हैं या नई भर्ती करते हैं उसमें उनको पीआरटी दी जाए। बिल्कुल। ज़फ़र साहब, लगभग 4-5 दिनों से मैं भी सब डिवीज़न गुंदो में ही हूँ और मैंने ज़्यादातर यहाँ पे देखा है कि लाइट जो है वो देखने को कम मिलती है। ऐसे देखने को मिलती है कि जिस तरह से एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आपको ये लॉलीपॉप जो है मिलने वाला है, उस तरह से लगभग पूरे दिन में 2-3 घंटे ही लाइट देखने को मिलती है। तो क्या कारण है इसके? क्या बिल वगैरह आते हैं या वो भी नहीं आते हैं? अरफा साहब, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, मार्क है हमारी सरकार पर। हमें देखिए, ये चिनाब वैली जो है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं चिनाब वैली में हैं। बिल्कुल। हम पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे रहे हैं। इसमें एक मशहूर मुहावरा है कि बाहर दे आवन खापी जावन, घर दे गावन गीत। बिल्कुल। हम बिजली से महरूम हैं। हमारे लोगों को ये देखने को आता है बिजली दिखाई नहीं देती है, टार्च की लाइट में हमें बल्ब देखना पड़ता है। और उसके बाद देखिए कि जब महीना ख़त्म होता है तो गरीब लोगों को बिल आते हैं, और बिल भी क्या है, 600, 700, 800, किसी को 2000, किसी को 3000। हमें 50-100 रुपया हुआ करता, जो कि 100 रुपया 50 रुपया हुआ करता था। अब देखिए ये गरीब लोग वो बिल कहाँ से अदा करें? ना उनको बिजली है, ना मिट्टी का तेल है, करे तो करें क्या है। पहले तो जंगल से वो लकड़ियाँ लाते थे, दीनियाँ वो जलाते थे, लेकिन देहाती इलाकों में ये हाल है कि अंधेरे में लोग रोटियां खाते हैं। मस्जिदों में अंधेरा है, मंदिरों में अंधेरा है। ये बिजली डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? जब इनसे कोई मुतालबा करो ये कहते हैं 33 kV खराब है। अरे हम तो इतने बरस से, जब से बिजली हमें भलेसा में दी गई है तब से देख रहे हैं कि ये 33 kV खराब अगर होती है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। लाखों रुपया बिजली के नाम पर निकाला जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है बिजली की किल्लत है, और हमारी बिजली जो है ये यहाँ से जो है बाहर के स्टेटों में दी जाती है। ये बड़ा ही मतलब एक दुख की बात है कि इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि जिनकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका डैम बना, देखिए डैम जो बना उसमें हमारे लोगों की ज़मीनें गई, उसमें हमारे लोगों की ज़मीनों में पसियाँ आ रही हैं। नुकसान हम उठाएं और फ़ायदा बाहर के लोग उठाएं। हमारी डिमांड होगी कि हम डिमांड करेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको वापस दिया जाए, स्टेट प्रोजेक्ट जो है।
ताकि हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वापस होने के बाद हमें जो है फ्री बिजली दी जाए। हम डिमांड करते हैं कि हमारे लोगों को फ्री बिजली दी जाए, क्योंकि हमारी पैदावार है, हमारे जंगलों से, हमारे पहाड़ों से पानी जा रहा है जिससे बिजली पैदा होती है। बिल्कुल राइट बनता है। जफर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? मेरा पैगाम यही रहेगा कि ये एक सुनहरी वक्त आया हुआ है कि हमें इस किस्म के एक बहुत बड़े लीडर, जो हिंदुस्तान के माने हुए लीडर हैं, वो अपनी कौम की खिदमत के लिए अगर स्टेट में आए हैं, हम उनको मजबूत करें। और आपके सामने नक्शा है कि जो 2.5 साल में उन्होंने तरक्की यहाँ की है, जिसने हमें स्कूल्स दिए, जिसने हमें कॉलेजेस दिए, जिसने हमें डिस्ट्रिक्ट्स दिए, जिसने हमें नायाबतें दी, जिसने सड़कों का जाल दिया, उस गवर्नमेंट को मद्देनज़र रख कर आज़ाद साहब को मजबूत करें और आज़ाद साहब के जितने कैंडिडेट होंगे उनको कामयाब करें, ताकि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। और आइंदा आने वाले दौर में आप खुद देखेंगे कि आज़ाद साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हर इलाके के जानते हैं किस इलाके में क्या ज़रूरत है, हमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही डेवलपमेंट करेंगे, जैसे उन्होंने पहले की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में किश्तवाड़ में 5 लोगों ने शहीद हुए थे और फिर भी डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया था, लेकिन हमारे आज़ाद साहब ने जब वो आए, उन्होंने बिन मांगे सांबा, किश्तवाड़, रामबन को डिस्ट्रिक्ट दिए, जो कि एक तारीखी फैसला है। और हम ये भी देखते हैं कि जब तक हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारे बच्चों को हायर सेकेंडरी में जाना पड़ता था, और आज़ाद साहब की बदौलत से हमारे हर गांव में हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेजेस हैं, जिससे कि हमारे जितने भी तलबा हैं आज तालीम हासिल करते हैं। वरना यहाँ जो था, यहाँ 5वीं पास पढ़ने के बाद हमारे लोग जो है घरों में बैठ जाते थे, क्योंकि तालीम की कोई समस्या नहीं थी, और हमारे लोगों को तहसील के लिए भद्रवा जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद साहब की बदौलत से हमें नायाबतें मिली, तहसीलें मिली, और हमने भी तरक्की की ओर देखा। और आज़ाद साहब का जो विज़न है वो बहुत तगड़ा है। वो चाहते हैं कि इसकी जम्मू कश्मीर के ये जो अपने ज़िंदगी के बाकी आयाम जो हैं वो हमारी रियासत के लोगों की खिदमत के लिए सर्व करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि इंटरनेशनल एक लीडर जो हमारे दरमियान आया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त तक ना ही कोई आज़ाद के मुकाबले का लीडर पैदा हुआ है, ना ही होगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सियासी लीडर चीफ मिनिस्टर का दावा करते हैं, उनका जो दायरा इख्तियार है वो लखनपुर तक महदूद है, लेकिन हमारा जो नेता है उसका दायरा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में है। वो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान की सियासत की है। लिहाजा कुछ लोग जिनका चश्मा पर का नंबर चेंज हो चुका है, उनको नया चश्मा लगा के आज़ाद साहब की 2.5 साल की वो देखना चाहिए। और जो लोग आज आज़ाद साहब की शख्सियत पर उंगली उठाते हैं, या सुरूरी साहब की शख्सियत पर उंगली उठाते हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि वक्त था कि आप एक कलर की हैसियत से उनके पास हुआ करते थे, वो जब मंत्री थे। आज किस मुंह से आप उनकी मुखालफत करते हो? और जो भी हमारे कायद और हमारे लीडरान के खिलाफ कोई गलत किस्म के कमेंट्स करेगा, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और उनको जवाब सुनने का मादा रखना चाहिए, न कि चीखना चाहिए। ज़फ़र साहब, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुखालफत अगर कोई आज़ाद साहब की करता है वो है वक़ार रसूल वानी। और वक़ार रसूल वानी वही शख्स है जिनके लिए ये कहा जाता है कि उनको बनाने वाला अगर कोई है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जब पहली बार अपने वक़ार रसूल वानी ने इलेक्शन लड़ा था, आज़ाद साहब ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा था कि ये आप इसको वोट नहीं करेंगे, या आप मेरे को वोट करेंगे। तो आज वही सबसे ज़्यादा मुखालफत करते हैं। देखिए ढेंग साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी मुखालफत लोग करते हैं, आज़ाद साहब की मुखालफत करते हैं। क्यों? आज़ाद साहब, वक़ार साहब ने एक जलसे में कहा था कि आज़ाद साहब एक ब्रांड है। तो वक़ार साहब हमारे उस ब्रांड की ही जो है वो एडवर्टाइज करते हैं। देखिए, इन अपोजिशन लीडरों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है,
वो अपनी शोहरत कैसे हासिल करें। जब तक वो आज़ाद साहब की मुखालफत ना करें तब तक उनकी शोहरत नहीं होगी। लिहाजा हम ये खुशी महसूस करते हैं कि ये लोग हमारी मुखालफत करते हैं, हमारे नेता के बगैर इनकी लीडरी नहीं चलती है। जहाँ तक वक़ार साहब का सवाल है, वक़ार साहब, डैंग साहब, आपने देखा हमने वक़ार रसूल के बहनाल में जो बहुत बड़ी तारीखी रैली की, हमने रामबन के मकाम में बहुत बड़ी तारीखी रैली की, और हम 16 तारीख को नील में भी वक़ार साहब के घर में घुस के एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। तो वक़ार साहब की खिलाफत का जवाब वही है कि पहले अपने घर को संभालो, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालो, फिर 90 सीटों का दावा करो। पहले अपने घर की सीट को संभाल लो। हम इनकी जमानतें जब्त करवा देंगे। जो आज़ाद की वेव चली है, इन लोगों की जमानतें जब्त होगी और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो होगा गुलाम नबी आज़ाद होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शेख ज़फ़रुल्लाह साहब, DPAP सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफ़ आज़म अडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।